गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की हमारी क्लास में हम दो मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। एक तो नगरीकरण की अवधारणा और नगरीयता, जिसे हम नगरवाद भी कह सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि नगरीकरण होता क्यों है। अब से पहले वाली क्लासों में हम लोगों ने कस्बा, नगर, महानगर के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की और हमने ग्लोबल सिटी के बारे में जाना कि तकनीकी आधार पर सक्षम शहर ग्लोबल सिटी में बदल जाते हैं। छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों से, कस्बों से जब बड़े नगरों की ओर आकर्षण बढ़ता है तो प्रश्न उठता है कि आकर्षण क्यों बढ़ा। तो सुख सुविधाओं का विस्तार, व्यक्तित्व निर्माण के अवसर, इसके अतिरिक्त चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी के संस्थान जब मिलते हैं तो भौगोलिक आधार पर कस्बों में रहने वाले लोग, गांवों के आंचलिक स्थानों पर रहने वाले लोग नगरों की ओर आकर्षित होकर वहां बसने लगते हैं। क्योंकि वहां पर अंग्रेजी माध्यम के अच्छे विद्यालय मिलेंगे, वहाँ मनोरंजन के लिए ग्रामीण और कस्बाई संस्कृति की तुलना में बेहतर संरचनात्मक व्यवस्थाएं मिलेंगी। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे बेस्ट विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा का लाभ वहाँ मिलेगा। अच्छे माध्यम के डिप्लोमा कोर्सेज, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रूप में नगरों में मिलती है। तो इस तरह लोगों का जमावड़ा पहले अस्थायी रूप से होता है और उसके बाद स्थायी रूप से नगरों में होने लगता है। यही प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। इसके अतिरिक्त नगरों में रहने की जो प्रवृत्ति है, वे ऑफ लाइफ, जीवन विधि, इस विधि का संबंध नगरवाद या नगरीयता के साथ है, जिसको हम क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नगरीकरण की इस अवधारणा के अंतर्गत हमें सबसे पहले देखना होगा कि किसी भी समाज की जो परंपरागत सामाजिक संरचना है उसमें बदलाव लाने वाली प्रक्रियाओं में नगरीकरण को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना गया है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्रोत के रूप में से देखा जा सकता है और वास्तव में नगरीकरण का संबंध केवल बड़े बड़े नगरों की स्थापना और विकास करने से ही नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक दशाओं के प्रभाव से एक और छोटे छोटे नगर महानगरों, विराट नगरों के रूप में बदलने लगते हैं, तो दूसरी ओर इसका संबंध नगरीयता अथवा नगरवाद से होने लगता है। नगरीयता का संबंध एक विशेष प्रकार की जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ से है, जो एक जटिल श्रम विभाजन वाला समाज, जहाँ पर उच्च स्तर की तकनीक, व्यवसाय में व्यवहारों में गतिशीलता और व्यक्तिवादी मूल्य विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। किसी भी समाज में जैसे जैसे नगरीकरण में वृद्धि होती है, नगरीयता से संबंधित विशेषताओं का विस्तार कस्बों व अनेक लघु समुदायों में होने लगता है। अपने इस रूप में नगरीकरण की प्रक्रिया ने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, समताकारी मूल्यों को प्रोत्साहन देने तथा धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने में विशेष योगदान दिया है। वहीं दूसरी ओर नगरों के अंदर जब अस्थायी रूप से लोग निवास करते हैं तो वहाँ पहले से उनके लिए आवास प्रवास के प्रतिमान नहीं होते, तो कच्ची बस्तियों का निर्माण होता है। अपराधों में वृद्धि होती है, पारिवारिक विघटन होता है, प्रदूषण तथा व्यावसायिक मनोरंजन की प्रवृत्ति पाई जाती है और नगरीकरण से अनेक प्रकार की समस्याएं भी जन्म लेती है, जो इसका एक नकारात्मक पक्ष है। परंपरागत रूप से भारत लंबे समय से कृषि प्रधान देश रहा। सीधा सीधा अर्थ है कि लोग खेतीबाड़ी, पशुपालन से जुड़े रहे। इसकी तुलना में विश्व के अनेक राष्ट्रों से हम तुलना करें तो वहाँ नगरीकरण की प्रक्रिया का विकास काफ़ी बाद में होना आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में जैसे जैसे परिवहन के साधनों में वृद्धि होने लगी,
नगरों में विभिन्न प्रकार के आर्थिक अवसर सहजता से उपलब्ध होने लगे, तो नगर से दूर रहने वाले लोगों का नगर में आना प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब नगरों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, तो लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर इसलिए बढ़ने लगे कि वे नगर में रोजगार के अवसर पाने के साथ ही ग्रामीण जीवन से संबंधित अपनी जातिगत नियोगिताओं से छुटकारा पा सके। देखिए, यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लाखों लोग केवल इसलिए नगरीकरण में आए कि उन्हें रोजगार का अवसर तो मिला ही, बल्कि जातिगत नियोगिताओं से छुटकारा मिला। क्योंकि हम सब जानते हैं, भारतीय जाति व्यवस्था की संरचना में छुआछूत, अस्पृश्यता को महत्व दिया गया था। आज़ादी से पहले ये स्थिति बहुत ज़्यादा थी। संवैधानिक प्रयासों के बाद इसमें काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन गांव में रहकर कोई निम्न जाति में कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो उसे समाज की व्यवस्था के अनुरूप निकृष्ट मलिन कार्य ही मिलते थे। जैसे कोई शूद्र जाति में पैदा हुआ तो उसे यही कहा जाता था कि तुम मलमूत्र को अपने सर पर ढो, गंदगी साफ करो, शौच साफ करो, और उसे ऊंची जाति के लोगों के साथ अंतःक्रिया करने की छूट नहीं थी। उनके पानी पीने के स्थान अलग थे, उन लोगों का पल पल तिरस्कार होता था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस निरुग्धता को मुक्त होने की दृष्टिकोण से ऐसा बहुत बड़ा वर्ग एक श्रमिक के रूप में नगरों में जाकर बसने लगा, क्योंकि वहाँ उसे एक अधिकार मिला समता का। वहाँ पढ़े लिखे लोगों के बीच में उसके जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर वर्ण होने लगा। तो ऐसी चीज़ों की जब मुक्ति होने लगती है तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो लाखों की संख्या में था वो नगरों की ओर बढ़ने लगा। नगरों में जो अनेक प्रकार की सुविधाएं थी, उन्होंने नगरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जैसे जैसे नगरीकरण में वृद्धि होती गई, हमारी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, सामाजिक संरचना, परंपरागत मनोवृत्तियाँ, सामाजिक मूल्य और व्यवहार के ढंगों में परिवर्तन स्पष्टतः होने लगे। इन्हीं दशाओं के संदर्भ में नगरीकरण को एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत के रूप में देखा जाता है। अब हमारा बिंदु है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन? नगरीकरण क्या है? भारत में जो नगरीकरण की प्रक्रिया है, इसके परिणामों को समझने से पहले नगरीकरण के अर्थ को समझना आवश्यक है। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नगरों के क्षेत्र तथा नगरीय जीवन शैली का विस्तार होता जाता है। स्पष्ट है, नगरीकरण को समझने के लिए सर्वप्रथम नगर के अर्थ को समझना आवश्यक है। नगर की कोई सर्वमान्य परिभाषा दे सकना बहुत कठिन है। फिर भी लुमिस नामक विद्वान ने कहा कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न अनेक प्रकार के व्यवसायों के द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं, तथा जहाँ व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध व्यक्तिवादी, स्वार्थ प्रधान, जटिल दिखाई देते हैं, उस क्षेत्र को एक नगर के रूप में समझा जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि विभिन्न विद्वानों ने नगरीकरण की अवधारणा को इनकी विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। विद्वानों का जो बहुत बड़ा वर्ग है, उसका मत यह है कि नगरीकरण का अर्थ परंपरागत सामाजिक संस्थाओं और मूल्यों के स्थान पर व्यवहार के नए ढंग, नई तकनीक को ग्रहण करना है। जबकि दूसरे मत के लोग स्पष्ट करते हैं, विशेष करके बर्गेल, वे लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। तो यहाँ विद्यार्थी ध्यान दें, अगर शॉर्ट आंसर वाला कोई आपको लिखना हो और पूछा जाए कि नगरीकरण क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि बर्गेल के शब्दों में ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में जो बदलने की प्रक्रिया है, उसी को हम नगरीकरण कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब कुछ आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कारणों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र नगरों के रूप में बदलने लगते हैं, तो इसी प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। तीसरी विचारधारा के अनुसार
नगरीकरण का तात्पर्य नगरीयता में वृद्धि होना है, अर्थात ये वो मत है, विद्वानों का वह समूह है जो ये मान के चलता है कि भले ही आप कस्बे में रहें, भले ही आप छोटे नगर में रहें, लेकिन यदि आपकी वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका महानगरीय संस्कृति के अनुरूप है तो इसे हम नगरीकरण कहेंगे। नगरीयता एक ऐसी मानसिक प्ररचना है जिसमें व्यक्ति अधिक से अधिक डिजिटल यूज़ करता है, तकनीक के साथ कार्य करता है, वो आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करता है और परंपराओं के स्थान पर टेक्नोलॉजी को जीवन शैली में महत्व देता है, तो इसे हम नगरीयता की दृष्टि से समझ सकते हैं। नगरीयता का अर्थ एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें परिवर्तनशीलता होती है, व्यक्तिवादिता होती है और द्वितीयक संबंध और नए विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है। इन सब विचारों से स्पष्ट होता है कि नगरीकरण एक दोहरी प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस। इसका तात्पर्य है गांवों का नगरों के रूप में बदलना, छोटे नगरों का विशाल नगरों में बदल जाना और नगरीयता से संबंधित विशेषताओं का दूसरे क्षेत्रों में विस्तार होने को हम नगरीकरण कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, उनके आधार पर नगरीकरण को समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले फेयरचाइल्ड, जैसा कि आप जानते हैं फेयरचाइल्ड ने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, द डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का शब्दकोश। उस पुस्तक में इन्होंने उल्लेख करते हुए बताया कि नगरीकरण का अर्थ नगरीय बनने की प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्तियों का नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ना, नगरीय विशेषताओं, नगरीय जनसंख्या और नगरीय क्षेत्र में वृद्धि होना ही नगरीकरण है। एंडरसन ने नगरीकरण का अर्थ लोगों का केवल गांव से नगरों की ओर प्रवास करना अथवा खेतीबाड़ी छोड़कर नौकरी का व्यापार करना ही नहीं माना, बल्कि उस प्रक्रिया को माना जिसके अनुसार लोगों के विचार बदलते हैं, व्यवहार बदलते हैं, मनोवृत्तियां बदलती हैं, मूल्यों में नगरीय विशेषताओं के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि गांव में रहने वाला एक व्यक्ति यदि वो अपनी सोच के आधार पर, विचारधारा के आधार पर लड़का और लड़की में भेद नहीं करे, लड़कियों को भी लड़कों के समान अवसर उपलब्ध कराए, छोटी उम्र में शादी ना करे, शिक्षा के प्रतिमानों को आगे बढ़ाए, लड़की को पराया धन नहीं मानकर उसको एक प्रकार्यात्मक उपयोगी इकाई माने, यदि उसके विचार इतने उच्च हैं अर्थात पढ़े लिखे लोगों की जैसी संस्कृति के हैं, तो गांव में रहने वाला वह व्यक्ति भी नगरीयता के आधार पर नगरीकरण का अग्रदूत हो सकता है। इस तरह के विचार एंडरसन के हैं। थॉमसन के शब्दों में नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि से संबंधित समुदाय के लोग धीरे धीरे ऐसे समुदायों के रूप में बदलने लगते हैं जिनकी क्रियाएं उद्योग, व्यापार, वाणिज्य तथा सरकारी कार्यालयों से संबंधित जिनकी क्रियाएं होने लगती है, अर्थात खेतीबाड़ी पशुपालन को छोड़कर ऐसा ग्रुप बनना जो बिजनेस करता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, जो वाणिज्य गतिविधियों को करता है, अर्थात सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने कार्य करता है, इसे थॉमसन नगरीकरण के शर्त में मानते हैं। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास का कथन है कि नगरीकरण का तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या से नहीं होता, बल्कि उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा लोगों के सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होने लगते हैं। अर्थात ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें केवल जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारण नहीं कर सकते, बल्कि लोगों की सामाजिक जीवन जीने की शैली, आर्थिक संबंध उनके बदलने लगते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में समझें तो गांव में पहले हम देखते थे वस्तु विनिमय पाया जाता है, और अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि साहब हमारे शहरों में भी वस्तु विनिमय होता है। यदा कदा हम कुछ ऐसी महिलाओं को जानते हैं जो हमारे समाज में बालों के बदले में जीरा बेचती हैं, कपड़ों के बदले में प्लास्टिक के बर्तन देती हैं, या कुछ गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े लोहा, लक्कड़ और स्क्रैप के बदले में मिल जाता है।
तो ये वस्तु विनिमय का ही रूप है। अगर ये किसी शहर में हो रहा है तो आप मान के चलिए बेशक कि वो नगरीयता नहीं है, वो आज भी भले ही नगरों में रहे होंगे लेकिन मेंटलिटी उनकी गांव या कस्बे जैसी है। तो एम.एन. श्रीनिवास यहाँ मेंटलिटी की बात करता है, आर्थिक संबंधों के बदलाव की बात करता है। अगर ऐसा है तो नगरीकरण है, अदरवाइज वो भले कहीं भी रहो और उस स्थिति में मानसिक रूप से वो कस्बाई संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। जो हमने परिभाषाएं देखी उनके आधार पर हम नगरीकरण की प्रमुख विशेषता और लक्षणों को सामान्यतः समझ सकते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम ये मानिए नगरीकरण एक दोहरी प्रक्रिया है। एक और ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगरों में बदलने लगते हैं, नगरों के विस्तार होने की दशा स्पष्ट होने लगती है, तो दूसरी ओर इसका संबंध एक ऐसी दशा से है जिसमें नगर में रहने वाली मेंटलिटी, मनोवृत्ति का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो पहला तो हो गया गांव से शहरों की ओर जाने का विस्तार, और दूसरा मेंटलिटी में चेंज, ये पहला लक्षण है। नंबर 2, यह वह प्रक्रिया है जो कृषि और ग्रामीण उद्योगों की जगह नगरीय व्यवसायों के बढ़ते हुए प्रभाव को स्पष्ट करती है। अर्थात नगरीकरण पशुपालन, कृषि से जुड़े व्यवसाय की तुलना में उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि का प्रतीक है। ऐसे व्यवसाय जो सामान्यतः डिजिटल क्रांति के रूप में नगरों के लक्षण माने जाते हैं। नंबर 3, नगरीकरण की प्रक्रिया का औद्योगिकीकरण अर्थात मशीनीकरण के साथ घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे किसी समाज में औद्योगिकीकरण में वृद्धि होती जाती है, नगरीकरण में भी उसका विस्तार होने लगता है। नंबर 4, यह प्रक्रिया सामाजिक संबंधों की औपचारिकता को स्पष्ट करती है। इसका तात्पर्य है कि नगरीकरण की प्रक्रिया विभिन्न व्यक्तियों, समूह के बीच स्वार्थ पर आधारित संबंधों को प्रोत्साहन देकर व्यक्तिवादिता को बढ़ाती है। नंबर 5, यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या में कमी होती है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। निश्चित तौर पर जब किसी ग्रामीण संस्कृति के क्षेत्र से लोग उद्योग धंधों की तलाश में, जातिगत नियोगिताओं से मुक्ति प्राप्ति के लिए या नई सुख सुविधाएं जो वो देख रहा है, चकाचौंध वो देख रहा है भागदौड़ की ज़िंदगी, उससे आकर्षित होकर जब नगरों में रहेगा तो निश्चित तौर पर गांव के लोगों का पलायन नगरों की ओर होगा, वहाँ जनसंख्या कम होगी और नगरों के अंदर इसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। इस तरह नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। अब प्रश्न उठता है, नगरीयता अथवा नगरवाद क्या है? कंसेप्ट ऑफ अर्बनिज्म। साधारणतः नगरीकरण तथा नगरीयता का प्रयोग समान अर्थ में कर लिया जाता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ अलग है। आरंभ में ही हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस अवधारणा के रूप में नगरीकरण का अर्थ जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलना अथवा नगरीय क्षेत्रों का विस्तार होना है, वही नगरीयता का संबंध एक ऐसी जीवन पद्धति से है जिसमें नगर की लाक्षणिक विशेषताओं का समावेश होता है। विभिन्न लेखकों ने इसको अलग अलग रूप में परिभाषित किया है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। नटन शैल में आपको ये समझना है, नगरीयता वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है। कभी आप मंथन कीजिए, दिन भर में आपने कौन कौन सी गतिविधि परंपरागत आधार पे की अथवा तकनीक के आधार पर की। जैसे हम फ़ोन पे का प्रयोग करके डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, हमारी आदत में शुमार हो गया। नल बिजली के बिल हम ई मित्र की तुलना में स्वयं के मोबाइल ऐप से कर रहे हैं। ऑनलाइन हम क्लास लेने लगे हैं। इसके अतिरिक्त बाज़ार में डिजिटलीकरण हो गया है, सब कुछ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास सब डिजिटल हो गए। तो कहने का अर्थ है कि तकनीक का हमने इतना प्रयोग किया, हम इतने श्रम विभाजन वाले समाज के हिस्से बन गए कि ये सब हमारी आदत पे शुमार हो गया। सामान्य उदाहरण है, नाइट ड्रेस के रूप में पहले पुरुष लुंगी और कुर्ता पहनते थे, महिलाएं सलवार कुर्ता पहनती थी, लेकिन आजकल कैपरी, बरमूडा, नई नई प्रकार की लेगीज ये जो आई है, ये हमारी जीवन में परिधानों की जो नई प्रवृत्ति को जन्म दे रहा है। ये वो विचार है जो नगर के लक्षणों को हमारी संस्कृति में ला रहा है, ये हमारी जीवन की एक पद्धति बनती जा रही है। तो ये नगरीकरण की तुलना में नगरीयता का प्रतीक है। लुईस विर्थ ने अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ जो किताब लिखी है उसमें बताया
कि नगरीयता की सामाजिक संगठन के विशेष प्रारूप के रूप में परिभाषित करने की बात होती है, जिसमें पहला बिंदु जटिल श्रम विभाजन, नंबर 2 प्रौद्योगिकी या तकनीक का हाई लेवल उच्च स्तर, नंबर 3 अधिक गतिशीलता, नंबर 4 आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता और नंबर 5 अवैयक्तिक संबंध जैसी विशेषता पाई जाती है। इस अर्थ में नगरीयता को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि नगरीयता जीवन की एक विशेष विधि है। इसकी विवेचना में उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक संबंधों में अस्थायित्व, संबंधों में दिखावटीपन, व्यक्तियों में गुमनामीता तथा व्यक्तिवाद कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम नगरीयता की प्रकृति को समझ सकते हैं। क्वीन नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में लिखा है, नगरीयता वह दशा है जिसका उपयोग नगरीय निवास से संबंधित प्रघटना को पहचानने के लिए किया जाता है। वास्तव में जब कुछ व्यक्ति साथ साथ किसी नगर में निवास करते हैं तो उनके बीच में इस तरह के संबंध विकसित होने लगते हैं जो सरल समाजों से थोड़े अलग भिन्न कोटि के होते हैं। संबंधों का यह नया संकुल ही नगरवाद या नगरीयता कहलाता है, ऐसा क्वीन ने अपनी पुस्तक नगरीय समाजशास्त्र में बताया। ई बर्गेल के अनुसार नगरीयता कुछ विशेष परिस्थितियों का ऐसा पुंज है जो कार्यात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर नगरवासियों के जीवन को इसके भिन्न समुदाय की तुलना में एक विशेष रूप से प्रदान करती है। बर्गेल की परिभाषा भी नगरीयता को एक विशेष जीवन विधि के रूप में स्पष्ट करती है। इनका तर्क है कि ऐसी परिस्थितियों का एक ग्रुप है, संबंध है, एक पुंज है जो मेंटली और अपनी क्रिया करने के आधार पर अपने आप को भिन्न समुदाय के रूप में प्रकट करती है। कुछ लेखकों ने नगरीय जीवन के साथ साथ व्यक्तियों के समायोजन की प्रक्रिया को नगरीयता के रूप में परिभाषित किया। इनका तात्पर्य है कि नगर में बाहर से आकर बसने वाले लोगों का नगरीय विशेषताओं के साथ साथ जैसे जैसे समायोजन बढ़ता है, नगरीयता की प्रक्रिया में भी वृद्धि होने लगती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नगरीयता की अवधारणा किसी भौतिक आधार पर इसको नहीं समझ सकते, बल्कि नगरीयता का संबंध जीवन जीने के ढंग, नगरीयता की विवेचना और विशेष लक्षणों के आधार पर की जा सकती है। ये लक्षण कौन से हैं? उच्च स्तर की तकनीक का प्रयोग करना, उच्च स्तर की तकनीक के साथ साथ श्रम विभाजन की प्रवृत्ति होना, इसके अतिरिक्त इसमें गतिशीलता अधिक पाई जाती है, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, साथ ही अवैयक्तिकता का लक्षण पाया जाता है। नगरीयता के इन सभी लक्षणों से स्पष्ट होता है कि नगरीयता की अवधारणा नगरीकरण से भिन्न है, अलग है। नगरीकरण नगरों के विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया है, जबकि नगरीयता, नगरवाद का संबंध नगरीय संस्कृति पर आधारित एक विशेष प्रकार का जीवन जीने की विधि या तरीका है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नगरवाद एक नई प्रघटना नहीं है। मानव सभ्यता के प्रत्येक युग में सभी तरह के समुदायों में जनसंख्या, मानवीय मनोवृत्ति, व्यवहार के तरीकों में विषमता का पाया जाना एक सार्वभौमिक तथ्य रहा है। विर्थ ने नगरीयता की अवधारणा को मुख्य रूप से ग्रामीण एवं नगरीय समाज में भेद स्पष्ट करने के लिए किया, लेकिन यही एक ऐसा आधार नहीं है जिसकी सहायता से हम विभिन्न मानव समुदाय के मौलिक अंतर को स्पष्ट कर सकें। दूसरा तथ्य यह है कि नगर की संरचना को केवल मात्र नगरवाद के मौलिक आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसका कारण है कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय दशाओं में बहुत अधिक विषमतापूर्ण रूप पाए जाते हैं, जबकि अनेक क्षेत्रों में सजातीयता की विशेषता देखने को मिलती है। एंडरसन ने लिखा कि नगरीयता का संबंध व्यवहार और मनोवृत्तियों के विशेष ढंग से होने के कारण इसे नगरीय, ग्रामीण,
जनजातीय समुदायों में भी देखा जा सकता है। एंडरसन का तर्क महत्वपूर्ण है कि यह एक व्यवहार करने का तरीका है और मेंटलिटी मनोवृत्ति के आधार पर परिभाषित होता है। यद्यपि यह दूसरी बात है कि इसका सबसे व्यापक और स्पष्ट रूप नगरीय अधिवास तथा नगरीय संस्कृति से संबंधित होता है। किसी समुदाय में जब एक बार नगरीयता में वृद्धि होने लगती है तब इसे आसानी से छोड़ना संभव नहीं होता। अर्थात जो हम मनोवृत्ति, जो हम जीवन शैली अपना लेते हैं उसको अचानक हम छोड़ नहीं सकते। ग्रामीण तथा जनजातीय समुदाय से संबंधित जिन व्यक्तियों की आजीविका, शिक्षा, मनोरंजन के लिए नगरों से संबंध जितना अधिक गहरा होगा, जितने लंबे समय तक रहेगा, नगरीयता के लक्षणों का प्रभाव भी उतना ही अधिक देखने को मिलेगा। विर्थ ने नगरीयता की अवधारणा को नगरीय संरचना से भी संबंधित माना है। उनके अनुसार नगर का आकार जितना अधिक विस्तृत होता है, अधिवास की प्रकृति उतनी घनी होती है। जनसंख्या का घनत्व, विषमता, विजातीयता से संबंधित लक्षण भी उतने अधिक बढ़ जाते हैं। इस दशा में विभिन्न नगरीय समुदाय में नगरीयता व नगरवाद की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हमने मोटे तौर पर नगरीकरण के बारे में जाना कि नगरीकरण जनसंख्या के घनत्व के आधार पर ही नहीं बल्कि आजीविका उपार्जित करने के क्षेत्र में स्वार्थों के संबंध में है। फेयरचाइल्ड, बर्गेल, एंडरसन ने इसके बारे में व्याख्या की। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने इसको विशिष्ट अवधारणाओं के रूप में, एक मनोवृत्ति के प्रभाव के रूप में बताया। और लुईस विर्थ ने अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ में इसको जीवन विधि के रूप में नगरीयता को प्रकट किया है, जो नगरवाद की अवधारणा है। इसमें मनोवृत्ति का विशेष महत्व होता है। साथ ही इसका संबंध हम मोटे तौर पर देखें तो एक ऐसी मनोवृत्ति के रूप में है जो एक और नगरीय संस्कृति का प्रतीक है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और इसको समझकर आप नगरीकरण और नगरीयता के अंतर को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।